गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय सत्ता की साझेदारी के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहला प्रश्न है इसमें, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं और प्रत्येक तरीके का एक उदाहरण भी देना है। इनमें सबसे पहला तरीका है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। इस प्रकार के बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज विभाजन भी कह सकते हैं। एक ही स्तर की विभिन्न संस्थाओं के बीच जो सत्ता का बंटवारा है, जैसे सबसे पहले जो इसमें है विधानपालिका जो कानूनों का निर्माण करती है, दूसरी इसमें है कार्यपालिका जो कानून को लागू कर सकती है, तीसरी इसमें न्यायपालिका है जो कानूनों की रक्षा करती है, और ये सरकार के तीन मुख्य अंग हैं। इन तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा इस तरह किया जाता है कि कोई भी एक अंग अपनी मनमानी नहीं कर पाता और सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर पाता। इसमें एक दूसरे के ऊपर यानी कि विधानपालिका का कार्यपालिका पर और कार्यपालिका पर न्यायपालिका पर इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि कोई भी अंग अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता और ये अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं, जिससे सत्ता या सरकार है सही ढंग से अपनी कार्रवाई कर सके। दूसरा है सरकार के विभिन्न सत्रों में बंटवारा, जिसको हम सत्ता का लंबात्मक विभाजन मान सकते हैं। इसका हम उदाहरण मान सकते हैं, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार और उससे नीचे स्थानीय या पंचायती राज है। ये सरकार के विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा है। इसको हम सत्ता का लंबात्मक विभाजन भी मानते हैं। हमारे संविधान में सरकार संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसमें सरकार के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतें, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और पूरे राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है। ये है सत्ता का सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। अगला है सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसके उदाहरण हमने दो जो राष्ट्र थे उनके बीच देखा था। बेल्जियम में जिस प्रकार 3 भाषा बोलने वाले मुख्य समूह रहते थे और उन तीनों समूहों ने अपने अपने संख्या के आधार पर सत्ता का बंटवारा कर लिया था। लेकिन कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अगला है राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक दलों व दबाव समूह में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो कई एक से अधिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं और वो उस गठबंधन में जो जो राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं उनके बीच सत्ता को बांट लिया जाता है। ये है राजनीतिक दलों या दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो युक्तिपरक और नैतिक कारण बताने से पहले हमें जानना होगा कि युक्तिपरक कारण क्या है और नैतिक कारण है क्या चीज। तो युक्तिपरक कारण से अभिप्राय है ऐसा कारण जिसमें लाभ व हानि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ फायदे का काम करना होता है। वो नैतिक दृष्टि से ठीक है या नहीं है, समाज की दृष्टि से ठीक है या नहीं, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता। जबकि नैतिक कारण क्या से अभिप्राय है कि लाभ व हानि को ध्यान में न रखते हुए ऐसा काम करना जो नैतिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, ऐसे काम को हम नैतिक काम कहेंगे। तो सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारण और युक्तिपरक कारण का हम बात करते हैं। युक्तिपरक कारण से मैं कह सकते हैं कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है जिसमें पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न सत्रों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सके। तो ये था
युक्तिपरक कारण कि मतलब लोगों की भलाई के लिए सत्ता का बंटवारा किया गया है, क्योंकि इतने बड़े देश का शासन को चलाने के लिए अगर एक सरकार होगी तो वो सही ढंग से सरकार नहीं चला पाएगी, इसलिए सत्ता को लंबवत भी बांट दिया गया है और क्षैतिज भी बांट दिया गया है। अब है नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या है? लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। मतलब कि अगर सत्ता कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो उसके निरंकुश होने की संभावना अधिक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन में भागीदारी करें। इसलिए भारत में सरकार को विभिन्न सत्रों में बांटा गया है। ये था सरकार के बांटने का, सत्ता की हिस्सेदारी का नैतिक कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्र थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय बनानी। तो आपको बताना है कि उनमें से किस छात्र की राय से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। पहला जो विद्यार्थी है थम्मन, वो मानता है कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं पर सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा विद्यार्थी है मथाई, उसका मानना है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों में उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होता है। और तीसरा जो विद्यार्थी है आसिफ, उसका मानना है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे वह छोटा हो, चाहे उसमें सामाजिक विभाजन हो या न हो। तो इसके उत्तर में आप कह सकते हो कि जब आसिफ ने जो बात कही है कि हर प्रकार के समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है और सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक सत्ता के हिस्सेदारी लें। अगर हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं तो वो सरकार ना तो वैध मानी जाएगी, ना सफल मानी जाएगी, ना लोकतांत्रिक मानी जाएगी। इसलिए हर प्रकार के समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे उसमें सामाजिक विभाजन भी ना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्सेम के मेयर ने अपने यहाँ स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगी थी उसको हटा दिया, उसको सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब 50 शब्दों में लिखिए। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर जो रोक लगी है उसको सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूल में फ्रेंच पर जो रोक लगा दी है वो करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना फ्रेंच बोलने वाले लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के समान है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है और इसमें सत्ता की साझेदारी का युक्ति पर कारण बताना है। उदाहरण है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में सत्ता को होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की परियोजनाओं को बनाने और लागू करने में लगे लोगों की भागीदारी होती है तो योजनाओं पर नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव मजबूत करेगा। तो इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि गांव के लोग ही गांव की समस्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पंचायतों के अधीन आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजना बना पाएंगे और उन्हें लागू करने में भ्रष्ट बिचौलियों की जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी भी विशेष समस्या वहीं के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।